हे राम, ये कौन से जमाने की गर्मी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस गर्मी में हमारा तो शरीर ही जलकर राख हो जाएगा। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अब तो कूलर और एसी की ठंडक में भी चैन नहीं लग रहा है। पूरा गांव भीषण गर्मी से परेशान था। कई दिनों से उनके गांव में कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से जमीन और नदियां बिल्कुल सूख चुकी थी। सब कुछ भट्टी की तरह तप रहा था और आज के दिन बहुत सी जगहों में आग भी लग गई थी। अरे अरे, ये चारा कैसे चल रहा है, हे भगवान। वो आदमी गायों का चारा छोड़कर अपनी जान बचाने को अपने घर भाग गया। जिन लोगों की भूसे की झोपड़ियां थी वो जलने लगी और गांव में अचानक से आग के गोलों की बारिश होने लगी। ये क्या हो रहा है? जितने भी लोग बाहर थे वो सभी आग के गोले देखकर भागने लगे, लेकिन घरों में भी कहां से उनका बचाव होता। आग के गोले बरसने से उन सभी के घर जलने लगे और बेहद गर्म हो गए, जिसकी वजह से गांव के लोगों को न चाहते हुए भी अपने घरों से भागकर आना पड़ा। अरे अरे, आज तो दुनिया का आखिरी दिन है क्या? अरे भगवान, हम पर रहम करो। अरे, उस आदमी ने आसमान को देखते हुए ये बात बोली। सभी लोग गांव के एक बड़ी चट्टान के नीचे खड़े हो गए, जहां से आग के गोलों से थोड़ा बहुत उनका बचाव हो रहा था। उस आदमी के ऐसे बोलते ही ऊपर से किसी की आवाज आई, लेकिन वो किसी भगवान की नहीं, शैतान की आवाज थी। जैसे ही लोगों ने ऊपर देखा तो वो बुरी तरह से घबरा गई। अचानक से ही सूरज का रंग लाल हो गया और उसके बिल्कुल एक शैतान के जैसी आंख, नाक और मुंह बन गई। और भूतिया सूरज गांव वालों से बोला, मजा आया ना गांव वालों? अभी और मजा आएगा जब मैं खुद तुम सभी के बहुत करीब आ जाऊंगा और तुम सभी जल जाओगे। नहीं 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 नहीं, सूर्य देव जी, हमारे साथ ऐसा न कीजिए। मैं तो हर सुबह आपकी पूजा करती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे, हमें बख्श दीजिए ना। सूर्य देव नहीं, शैतान, राजेश शैतान हूँ मैं जानता हूँ वो तुम गांव वालों की ही बद्दुआ थी जिसकी वजह से मैं तड़प तड़प कर मरा था। आज भी वो दिन याद है मुझे जब मैं अपनी मंजिल के करीब होकर भी उसे पा नहीं सका, वो भी सिर्फ तुम बेवकूफ गांव वालों की वजह से। मुकुल, हाँ मुकुल, मैंने रास्ता ढूंढ लिया। किस चीज का? तुझे कहीं काम मिल गया है क्या? अरे नहीं यार, तू तो जानता है मुझे कहीं पर भी काम करना पसंद नहीं है। मैंने किसी काम वगैरह का रास्ता नहीं ढूंढा है, बल्कि मैं तो तुझे ये बताने के लिए आया था कि मैंने सूरज पर पहुंचने का रास्ता खोजा है। अरे राजेश, फिर से तू वही बचकानी बातें करने लगा। देख मेरे भाई, तू पढ़ा लिखा है, तेरी माँ भी गरीब है, उनका सहारा बन, कहीं अच्छी जगह नौकरी कर ले। इस तरह सूरज चांद पर जाने के सपने छोड़ दे। सूरज पर कोई नहीं जा सकता है, वो आग का गोला है, आग का गोला, पास जाते ही भस्म हो जाएगा। अरे तुम जैसे जलकुकड़े लोग और बोल भी क्या सकते हैं। तुम लोगों की छोटी सोच थी और वही रहेगी, उसे कोई नहीं बदल सकता है। मुझे तुझे कोई सफाई नहीं देनी है। जब मैं सूरज पर अपने कदम रखूंगा ना, तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। राजेश ऐसे बोलता हुआ चला गया। वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और दिमागदार लड़का था, लेकिन सूरज पर जाने की उसकी जिद कुछ ज्यादा ही अजीब थी। वो हमेशा सूरज पर अपने कदम टिकाने के सपने देखता था, जिसकी वजह से गांव वाले उसको पागल और सनकी बोलते थे। आए बड़े ये लोग, मुझे ज्ञान देने वाले, खुद तो कभी किसी चीज का सपना देखते नहीं है और दूसरों को देखें तो उसमें भी उन्हें परेशानी होती है। मुझे यकीन है जब मेरा ये रॉकेट पूरा होगा तो मैं सूरज पर जाऊंगा और इन सभी की बातों को झूठा साबित कर दूंगा। राजेश सूरज पर जाने के लिए खुद से ही अपना एक रॉकेट बना रहा था और वो दिन भी आ गया जब उसका रॉकेट पूरा हुआ और उसने गांव में से सूरज पर जाने की उड़ान की तैयारी की। राजेश बेटा, ऐसा मत कर। सूरज पर जाना आसान काम नहीं है, अब भी सोच ले। माँ चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा पूरी तैयारी के साथ जा रहा है। देखना, मैं सूरज पर अपने कदम रखूंगा और वहां से सही सलामत लौटूंगा और उस दिन इन गांव वालों का मुंह बंद हो जाएगा। राजेश ने अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनी और वो जाने को तैयार हो गया। गांव वाले भी उसकी उड़ान देखने को आए, लेकिन कोई भी वहां उसकी हिम्मत नहीं बढ़ा रहा था। अरे ये तो अपनी मौत को खुद दावत दे रहा है, अजीब आदमी है। अरे जिसको मरने का शौक हो वो उसके साथ चला जाए, तमन्ना पूरी हो जाएगी। सभी लोग ऐसे ही बातें करने लगे। सभी की बातें सुनकर राजेश को उनसे नफरत सी हो रही थी, लेकिन उसने उन सभी को नजरअंदाज किया और आखिरकार वो अपने सूरज पर जाने के सफर पर निकल पड़ा। अंतरिक्ष में उसने काफी दिलचस्प नजारे देखे, जिन्हें देखकर वो काफी खुश हुआ। अरे वाह, कितना सुंदर नजारा है, मैं सबकी तस्वीरें ले लेता हूँ, वापस जाकर माँ को दिखाऊंगा।
राजेश ने तस्वीरें ली और वो चलता गया। अब वो सूरज के काफी करीब जा चुका था। सूरज में से गरम गरम लपटें उठ रही थी, जिसकी वजह से उसका रॉकेट बेहिसाब गरम हो गया। आ, 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 ये इतना गरम। गर्मी लगातार बढ़ने पर थी। राजेश का शरीर पसीने पसीने हो चुका था और अब तो रॉकेट का लोहा भी पिघलने लगा था और उसके साथ साथ राजेश का शरीर भी पिघल रहा था। गांव वालों में जानता हूँ ये सब तुम्हारी ही बातों का नतीजा है। मैं तुम्हें नहीं। राजेश ऐसे बोल ही रहा था कि उसका रॉकेट सूरज के पास पहुंचते पहुंचते भस्म हो गया और राजेश भी कहीं खो गया। लेकिन सूरज पर जाने की उसकी जिद के पूरे न होने की वजह से उसकी आत्मा मरकर भी नहीं मर सकी और उसने पूरे सूरज को अपने कब्जे में कर लिया और सूरज को भूतिया सूरज बना दिया। तुम ही थे वो लोग जिनकी वजह से मेरी मौत हुई और अब तुम सब भी वैसे ही मरोगे जैसे कि मैं मरा। तड़प तड़प कर तुम्हें भी उतना ही दर्द होगा जितना कि मुझे हुआ। तुम भी गर्मी से तड़पोगे, प्यास की शिद्दत से बेचैन होगे और फिर तुम्हारी रूह निकल जाएगी। हा 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 हा। राजेश की बात सुनकर सभी लोग डर गए और अपने घुटनों पर बैठकर उससे दया की भीख मांगने लगे। ऐसा ना करो, हम जानते हैं राजेश ये तुम ही हो, हमारे ऊपर रहम करो। सोचना भी मत। राजेश ने ऐसे बोलकर गरम गरम हवाओं की आंधी चलाना शुरू कर दिया। जो लोग बीमार थे और ज्यादा उम्र के थे, इतनी ज्यादा गर्मी झेलना अब उनके बस में नहीं रहा और उन लोगों की मौत हो गई। पेड़ों के पत्ते जल गए और उनकी लकड़ियों में भी आग लगने लगी। सभी तरफ बस तबाही थी और दर्दनाक चीखें निकल रही थी। माँ, माँ। हाँ बेटा, मैं यही हूँ, रो नहीं। सभी माएं अपने बच्चे संभाल रही थीं। बस किसी के बच्चे जिंदा थे तो किसी के हाथों में लाशें। गांव में सभी तरफ तबाही थी। जब सभी लोग बेबस हो गए तो वो सभी एक जगह इकट्ठा हुए और राजेश से माफी मांगने लगे। भूतिया सूरज, हमारे साथ ऐसा मत करो, हमें माफ कर दो। अरे तू तो मेरा अच्छा दोस्त था ना राजेश, हम पर दया कर। छोटे छोटे मासूम बच्चे मर रहे हैं। तेरी दुश्मनी कुछ लोगों से है तो तू उसकी सजा सभी गांव वालों को क्यों दे रहा है? अच्छा, तो तू फिर से मुझे सिखाएगा। रुक, तुझे बताता हूँ। भूतिया सूरज को गुस्सा आया और उसने अपना मुंह खोल दिया। उसके मुंह खोलते ही उसमें से आग की बारिश होना शुरू हो गई। सभी लोग घबरा गए और वहां से बस वो भागने ही वाले थे कि तभी राजेश की माँ अंकिता वहां आ गई। राजेश, मेरे बच्चे। अपनी माँ को देख, लेकिन तेरे साथ जो हुआ उसमें गांव वालों का कोई कसूर नहीं है। बस इस धरती पर से तेरे हिस्से का अन्न पानी सब कुछ खत्म हो गया था, इसीलिए भगवान ने तुझे अपने पास बुला लिया। तो तू इस मौत का बदला इन गरीबों से मत ले, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अपनी माँ की बातें सुनकर राजेश फिर किसी से कुछ नहीं बोला और उसकी लाज रखते हुए सूरज पर से चला गया। उसके जाते ही सूरज वापस से अपने रंग और आकार में आ गया और उसकी गर्मी भी कम हो गई। लगता है सब कुछ ठीक हो गया है। ये शुक्रिया शुक्रिया अंकिता जी। मेरा बच्चा। रोइए मत अंकिता।